नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर की स्पीड जो है किन किन तरीकों से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आज से हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स और फ्लक्स कंट्रोल मेथड। वेरिएशन ऑफ फ्लक्स एंड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसको फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं या फिर फ्लक्स में वेरिएशन करके हम किस तरीके से डीसी शंट मोटर की स्पीड हम चेंज कर सकते हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं। फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखने से पहले कौन कौन सी वजह से कौन कौन से फैक्टर हमारे डीसी मोटर की स्पीड पे अफेक्ट करते हैं वो पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि कौन से फैक्टर इस पे अफेक्ट करते हैं तभी तो हम स्पीड कंट्रोल देख पाएंगे ना। इसलिए फ्लक्स कंट्रोल देखने से पहले फैक्टर कंट्रोलिंग ऑफ द डीसी मोटर ये पहले देख लेते हैं। तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या था, जैसे कि हमने जब भी टॉर्क और स्पीड की इक्वेशन देखे थे तब हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या था, n इक्वल्स टू एन यानी स्पीड, स्पीड हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। v माइनस आई ए आर ए, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज, z नंबर ऑफ कंडक्टर, फाई फ्लक्स, ठीक है, इनटू पी अपॉन ए अपॉन पी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अपॉन नंबर ऑफ पोल, ये था। अब देखिए किसी भी मोटर में, जैसे कि हमने देखा था, किसी भी मोटर में नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट होते हैं एंड नंबर ऑफ पोल ये भी कांस्टेंट ही होते हैं। अगर मैं इन सभी कांस्टेंट्स को के मान के चलूँ, अगर मैं इन सभी कांस्टेंट्स को नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल, इनको अगर मैं कांस्टेंट मान के चलूँ तो मेरा फार्मूला क्या आ जाएगा, के इंटू n=k इंटू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव आ जाएगा। आर ए क्या है मेरा, आर ए इक्वल्स टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। आर इक्वल्स टू आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब देखिए फाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन है। इसका मतलब फाई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन है। तो अगर मैं फाई को चेंज करूंगा, फाई को अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं फाई को चेंज करूंगा तो मेरी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। नंबर एक, अगर मैं फाइव को चेंज करूंगा तो मेरी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। इससे अगर फाइव को चेंज करूंगा, यानी फाइव क्या है हमारा, फ्लक्स, इसका मतलब ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड में आ जाएगा। अगर मैं फाइव को चेंज करता हूँ, फ्लक्स को चेंज करता हूँ तो स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। नंबर दो, अगर मैं वोल्टेज को चेंज करता हूँ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज को मैं अगर चेंज करता हूँ तो मेरी स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर मैं वोल्टेज को भी चेंज करता हूँ तो मेरी स्पीड चेंज हो जाएगी। इसको कहेंगे हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये यानी ये वोल्टेज के ऊपर से कंट्रोल होती है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। और देखिए, और आर ए भी है, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस। अगर मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को भी चेंज कर सकूँ किसी ना किसी वजह से, किसी तरह से, चाहे मैं एक्सटर्नल लगाऊँ इंटरनल लगाऊँ, किसी भी तरह से अगर मैं आर ए को चेंज कर सकूँ, आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज कर सकूँ तो मेरी स्पीड वेरी होगी, बिल्कुल होगी। इसीलिए दूसरा आता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ये यानी कि वोल्टेज, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस और फाई, इसके बदौलत हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। यही फैक्टर हमें स्पीड को चेंज करने में मदद करते हैं। इसी के ऊपर से हमारी तीन मेथड आ जाती है। पहली मेथड है फ्लक्स पर पोल एंड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स पर पोल, अगर मैं फ्लक्स को चेंज करूंगा तो मेरी मोटर की स्पीड वेरी हो जाएगी, इसीलिए उसको फ्लक्स कंट्रोल मेथड कहते हैं। रेजिस्टेंस आर ए यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट
इसी को हम रेजिस्टेंस कंट्रोल भी कहते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस कंट्रोल कहते हैं। अगर मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज कर दूंगा या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस को वैरी करूंगा तो मेरी स्पीड वैरी हो जाएगी। अप्लाइड वोल्टेज V, अगर मैं वोल्टेज को चेंज करता हूँ, अगर मैं वोल्टेज को चेंज करता हूँ तो मेरी स्पीड भी चेंज होगी। अगर वोल्टेज वैरी होगा तो स्पीड भी वैरी होगी। इसी को वोल्टेज कंट्रोल भी कहते हैं हम। तो इन तीनों फैक्टर की वजह से हमारी ये 3 मेथड आ जाती है। तो 1 बाय 1 हम सभी मेथड देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो आइए देखते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अगर मान लीजिए ये मेरी डीसी शंट मोटर की डायग्राम है, तो यहाँ से फ्लो होने वाला मेरा करंट कौन सा रहेगा? IF फील्ड। ठीक है, यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है वो टोटल I अप्लाइड करंट। ठीक है, यहाँ से जो फ्लो होने वाला आर्मेचर करंट IA। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ कि आर्मेचर के पास जो खुद का रेजिस्टेंस है वो RA है, और फील्ड के पास, ये फील्ड वाइंडिंग है ना हमारी, अगर फील्ड के पास खुद का रेजिस्टेंस है उसको मैं RSH मान के चलूँ, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फील्ड के साथ मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, फील्ड वाइंडिंग के साथ मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ऐड कर दिया। अब देखिए, जब यहाँ पे बता देता हूँ मैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। जब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी तो उसको मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, अगर उसकी वैल्यू मैं वैरी नहीं कर सकता हूँ तो वो रेजिस्टेंस हो गया। और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू वैरी कर सकते हो, आपने जैसे कि देखा होगा अपने किसी भी मशीन के या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल लैब में, तो वहाँ पे रियोस्टैट होता है। रियोस्टैट क्या है? रियोस्टैट एक रेजिस्टेंस ही है। रियोस्टैट क्या है? एक रेजिस्टेंस ही है। लेकिन उसको रियोस्टैट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी वैल्यू, उसके ऊपर एक नॉब होता है, मैं उसकी वैल्यू जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू जो है वो मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? रियोस्टैट कहते हैं। तो समझ लीजिए, फील्ड के साथ अगर मुझे स्पीड वैरी करने के लिए रेजिस्टेंस वैरी करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? रियोस्टैट। रियोस्टैट अगर लगा दिया मैंने किसके साथ? फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में, फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में रियोस्टैट लगा दिया, तो इसको फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैं वैरी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ये थी हमारी डायग्राम। अब देखिए, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें मैं सिंपली ओम्स लॉ लगाता हूँ। ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें मैं सिंपली ओम्स लॉ लगाता हूँ। अब देखिए, यहाँ से फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो होने वाला करंट कौन सा है? IF, यानी शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग करंट है वो हम किससे डिनोट करते हैं? ISH से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग में ओम्स लॉ लगा दूँ, ISH इक्वल्स टू V अपॉन ओम्स लॉ क्या है हमारा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो अब देखिए, आर तो मेरे दो है। एक फील्ड वाइंडिंग का खुद का जो रेजिस्टेंस है, फील्ड वाइंडिंग का खुद का रेजिस्टेंस RSH वो भी है, और मैंने एक्स्ट्रा में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। एक्स्ट्रा में जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना। प्लस RA सीरीज में है इसीलिए इनकी एडिशन होगी, बराबर ना? सीरीज में है इसीलिए इनकी एडिशन होगी। तो मैं लिख लेता हूँ R। ठीक है, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे, अब जब भी मेरा इसमें से ISH फील्ड में से ISH करंट फ्लो होगा, जब भी फील्ड में से मेरा करंट फ्लो होगा तब क्या हो जाएगा? तब ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, बराबर? ये हमने देखा था, जब भी फील्ड में से करंट पास होगा तब क्या फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। हम फ्लक्स किससे दिखाते हैं? हम जो है फ्लक्स किससे दिखाते हैं? फाई से। अब शंट मोटर है इसलिए फ्लक्स का डिनोशन क्या आ जाएगा? फाई एस एच। ठीक है, अब फाई एस एच किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? फाई एस एच यानी फ्लक्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? फील्ड करंट से। और फील्ड करंट किससे डिनोट करते हैं हम? आई एस एच से।
ठीक है, इसका मतलब फाई एस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई एस एच। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम स्पीड के ऊपर। एन इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर एन मेरी स्पीड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बी अपॉन फाई एस एच, ई बी अपॉन फाई एस एच, ये हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरा आई एस एच बढ़ता है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट अगर मेरा मेरा बढ़ता है, ठीक है ना, अगर आई एस एच बढ़ता है, तो मेरे फाइव भी कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इफ आई इंक्रीज द आई एस एच एंड it means if I increase the field current, then phi sh is also increase. If phi sh increase, if phi sh increase, then the motor speed also decrease. Why decrease? Because n is directly proportional to the phi sh, sorry, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द phi sh। स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, फ्लक्स से। अगर मैं फ्लक्स बढ़ा दूंगा तो मोटर की स्पीड कैसी हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, एक होगा करंट अगर बढ़ाता हूँ तो फ्लक्स बढ़ जाते हैं, अगर फ्लक्स बढ़ जाते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं किसी ना किसी तरीके से करंट को अगर कम कर दूं, फील्ड में से फ्लो होने वाले करंट को अगर मैं कम कर दूं, तो फाई भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अगर फाई मेरा कम हो गया, अगर मेरे फ्लक्स कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली स्पीड कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फाई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फाई कम हो गया है तो मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन हमारा सारा गेम कहाँ पे है, फील्ड करंट पे। हमारा सारा जो गेम है वो किस पे है, फील्ड करंट पे। अगर फील्ड करंट में चेंज आता है तो मेरी स्पीड भी कैसे हो रही है, वेरी हो रही है। तो फील्ड करंट में चेंज कैसे आएंगे, फील्ड करंट में चेंज कैसे आएगा, आपको तो पता है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज करता हूँ, फील्ड करंट में जो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी करंट की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इस रेजिस्टेंस में अगर चेंज करता हूँ, इस रेजिस्टर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चेंज करता हो, तो मेरी फाई एस एच क्या होगा, फील्ड में से जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर फाई रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई तो मेरे आई फील्ड करंट चेंज हो जाएगा, फील्ड करंट चेंज हो जाएगा तो मेरा फाई चेंज हो जाएगा, फाई चेंज हो जाएगा तो मेरी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे देखिए, ओम्स लॉ में जैसे कि हमने ये इक्वेशन लिखा था, ये जो इक्वेशन लिखा था, अगर क्या करता हूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दी, तो ये होल टर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अगर मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी तो ये पूरे टर्म की वैल्यू कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई की भी वैल्यू कम हो जाएगी, आई की भी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ तो आई कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से मैं आई रेजिस्टेंस के ऊपर से आई चेंज कर सकता हूँ, आई के ऊपर से फाई चेंज कर सकता हूँ, फाई के ऊपर से ऑटोमेटिकली स्पीड चेंज हो जाएगी। यही हमारी फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, यही हमारे स्पीड के ऊपर से फ्लक्स के ऊपर से स्पीड कंट्रोल करने वाली मेथड है। दोस्तों ये मेथड जो है, ये रेटेड स्पीड है, हमारी मोटर की जो रेटेड स्पीड है उसके अबव अगर स्पीड हमें चाहिए होती है, अगर हमारे रेटेड मान लीजिए 15 से आरपीएम हमारी मोटर की रेटेड स्पीड है, अगर उससे हमको ज़्यादा स्पीड चाहिए, अबव रेटेड स्पीड चाहिए, तो ये मेथड जो है ये हमें यूज़फुल मेथड होती है, यही मेथड हमें यूज़फुल होती है। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके। बाय डिक्रीजिंग द फ्लक्स द स्पीड कैन बी इंक्रीज।
अगर मैं फ्लक्स को डिक्रीज करता हूँ तो स्पीड मेरी कैसी हो जाती है, इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं स्पीड फ्लक्स को डिक्रीज करता हूँ तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और फ्लक्स को इंक्रीज करता हूँ तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, वाइस वर्सा। ठीक है, हेंस द नेम फ्लक्स और फील्ड कंट्रोल मेथड। इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लक्स कंट्रोल या फिर फील्ड कंट्रोल। हम किसकी फ्लक्स कंट्रोल कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग की कंट्रोल कर रहे हैं ना, इसीलिए इसका फ्लक्स कंट्रोल या फील्ड कंट्रोल मेथड है। ठीक है, the flux of a DC motor can be changed by the changing the ISH with the help of shunt field rheostat। शंट फील्ड रियोस्टेट, रियोस्टेट यानी क्या है, मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा आर रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही हम रियोस्टेट बोलते हैं। अगर मैं रियोस्टेट की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो मेरा करंट चेंज हो जाएगा, अगर करंट चेंज हो जाएगा तो मेरी स्पीड चेंज हो जाएगी, सॉरी, करंट रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो गया तो मेरी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। सिंस द ISH रिलेटिवली स्मॉल, देखिए शंट मोटर में हमने देखा था ISH कैसा होता है, ये बहुत कम होता है, क्योंकि ये कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल में होता है। तो आर्मेचर को जितना करंट लगता है वो ले लेता है, और उसके बाद में फील्ड को जो रिक्वायरमेंट होती है उतना ही करंट वो लेता है। फील्ड को जितनी फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उतना ही करंट फील्ड लेती है। इसीलिए फील्ड में से जो करंट फ्लो होने वाला, क्योंकि उसको तो कोई लोड चलाना नहीं है कि फिर कुछ ज़्यादा काम नहीं है उसको, क्या सिर्फ फ्लक्स ही प्रोड्यूस करने हैं ना, फील्ड को क्या करना है, सिर्फ फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, फील्ड को सिर्फ फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, इसीलिए वो उतना ही करंट लेगा। इसीलिए फील्ड करंट जो है वो स्मॉल होता है। अगर फील्ड करंट स्मॉल होगा उसके लिए यूज होने वाला रियोस्टेट भी कैसा लगेगा, हमें स्मॉल लगेगा। इसीलिए करंट भी स्मॉल है, रेजिस्टेंस भी स्मॉल है, इसीलिए आई स्क्वेयर आर लॉस जो है, विच मीन्स द आई स्क्वेयर आर लॉस इज स्मॉल। अगर करंट भी छोटा है, हमारा करंट भी कम है और रेजिस्टेंस भी कम है, तो आई स्क्वेयर आर में जो लॉस होने वाला है, आई स्क्वेयर आर में जो लॉस होने वाला है वो भी कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा। सो दैट द रियोस्टेट इज स्मॉल इन साइज। हमने अभी भी देखा कि रियोस्टेट भी हमें स्मॉल साइज में लगेगा। अगर लॉस कमी है तो अगर लॉसेस हम मेरे मशीन में कम हो जाते हैं, तो किसी ना किसी वजह से अगर लॉसेस कम कर देता हो तो मेरी मोटर की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मोटर की इफिशियंसी मेरी बढ़ जाएंगी। देयरफॉर दिस मेथड इज वेरी इफिशियंट। इसीलिए ये मेथड कैसे हो जाएगी, मेरी इफिशियंट मेथड हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा था, इसमें रियोस्टेट जो है, रेजिस्टेंस है, वो स्मॉल लगता है। और ये मेथड कैसे है, दिस मेथड इज यूज व्हेन द स्पीड रेटेड टू अबव रेटेड, यानी रेटेड स्पीड के ऊपर हम रेटेड स्पीड से ऊपर अगर हमें स्पीड चाहिए तो यही मेथड अप्लीकेबल है, यही मेथड हमारे लिए अप्लीकेबल है। इन विच कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टॉर्क। अब देखिए यहाँ पे जो है वो पावर जो है कांस्टेंट होता है। पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू ई बी आई ए। पावर का फॉर्मूला मोटर के लिए, शंट मोटर के लिए क्या आ जाता है, ई हमने देखा था ये फॉर्मूला, P इक्वल टू ई इंटू आई ए। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T is directly proportional to the phi IA। अब देखिए इस मेथड में, ये समझाता हूं मैं आपको। अब इस मेथड में हम किसके साथ खेल रहे हैं, हम किसको चेंज कर रहे हैं, फील्ड करंट को। हम किसको चेंज कर रहे हैं, ISH को, फील्ड करंट को हम चेंज कर रहे हैं, इसी के साथ हम डील कर रहे हैं। ठीक है, आर्मेचर करंट के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं क्या हम, नहीं, आर्मेचर करंट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, आर्मेचर करंट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ फील्ड करंट को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फील्ड करंट या फिर फ्लक्स, फील्ड करंट को चेंज करने से क्या हो रहा है, हमारा फाई चेंज हो रहा है, फाई एस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से स्पीड हमारी वेरी हो रही है। ठीक है, इसमें पावर में हम फील्ड करंट आता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है, इसीलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा,
ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं भी ISH अगर आ जाता तो ये मेरा पावर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं फील्ड करंट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, आर्मेचर करंट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फील्ड करंट के साथ ही डील कर रहा हूँ। इसीलिए पावर क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। इसीलिए ये कांस्टेंट पावर मेथड है, इसीलिए कांस्टेंट पावर मेथड है। अब देखिए इसमें इसमें आर्मेचर करंट को तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आर्मेचर करंट तो मेरा मैं आर्मेचर करंट से तो मैं डील नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ISS यानी कि फील्ड करंट से डील कर रहा हूँ। लेकिन ISS चेंज होने की वजह से फाई SS चेंज हो रहा है। ISS चेंज होने की वजह से मेरा फाई SS चेंज हो रहा है। तो फाई SS यहाँ पे तो फाई आ गया है ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किससे, फाई इंटू आई है। अगर फाई चेंज हो गया तो टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए ये वेरिएबल टॉर्क मेथड है। पावर इसमें कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो टॉर्क है वो वेरिएबल रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो हमने किस तरीके से फ्लक्स कंट्रोल करने से हमारी स्पीड वैरी होती है, ये आज हमने देख लिया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।